हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। आज इसमें से हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसके विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये जो चैप्टर नंबर है ये दूसरा चैप्टर नंबर है। पहले चैप्टर ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा चुका है, बहुत कम समय में उसको पढ़ाया है, यानी शॉर्टकट के आपको समरी बता के समझाया है। पिछला जो चैप्टर था उसमें से हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, तो अब जब यूरोप पढ़ लिए यानी कि अदर कंट्री पढ़ लिए, तो अब भारत में ये चीज़ कैसे आई और ये भारत में कैसे पनपा, ठीक है। जो नेशनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट आया ये यूरोप से आया, और प्लस ये भारत ने कैसे अडॉप्ट किया, तो इसकी जर्नी के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें से लेंदी वीडियो बनेगा, यानी कि चीज़ों को बहुत डिटेलिंग से आपको समझाएंगे ताकि हर चीज़ आपको समझ में इसमें कैसे राष्ट्रवाद आया। तो ओबियसली सी बात है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उसके अंग्रेजों के शासन के टाइम पीरियड पर ही हम लोग किससे लड़े, अंग्रेजों से लड़े। तो ओबियसली अंग्रेजों से लड़ने के बाद भी हमारा जो शासन आया, जो राष्ट्रवाद आया, तभी यहाँ से पनपता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, जैसे कि आप देख चुके हैं यूरोप में आधुनिक यानी मॉडर्न राष्ट्रवाद के साथ ही यानी राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ, ठीक है। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई, उनमें से राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा हो गया, ठीक है। नए प्रतीकों, प्रतीक मतलब चिन्ह, यानी कहने का मतलब अपने देश का झंडा, अपने देश के पशु जानवर जो भी है, ठीक है। नए गाने आए, विचार आए, नए संपर्क स्थापित किया यानी कनेक्शन बने। समुदाय मतलब ग्रुप की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। ज़्यादातर देशों में से इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ, यानी कहने का मतलब है जो राष्ट्रवाद जहाँ से पनपा वो एक लंबा प्रोसेस था। आइए इसके विषय में हम देखते हैं, ठीक है, आगे जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ से आते हैं, यानी कि दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब यहाँ पर है, जहाँ पर उपनिवेशों का मतलब क्या है, उपनिवेशों का मतलब होता है जब कहीं से दूर से आए व्यापारी यानी विदेशी व्यापारी आकर हमारे देश में व्यापार करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। उपनिवेशवाद का मतलब दूसर बाहरी दुनिया से आए लोग हमारे देश में यानी कि शासन कर रहे हैं, ठीक। बाहरी विदेशी ताकत हम पे अटैक कर दे और हम लोग टुकड़ों पर बटे हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप में, कबीले में बटे हुए। जब कोई तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच में आपस में झड़प को देखेगा, मारपीट करेगा, तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जो इकट्ठा होने की क्षमता आती है हम लोगों के अंदर, जो एकता आती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ, वही यानी व्यापारियों के खिलाफ, वो बाहरी राजाओं के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को, ये बात समझो, पहचानने लगे। उत्पीड़न मतलब कहने का मतलब जो उनका शासन जिस तरह वो अत्याचार करते हैं तो उसी को उत्पीड़न बोलते हैं। और दमन के साझा प्रभाव के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया गया, कहने का मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बनाए गए लोगों के प्रति। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। कहने का मतलब है हर चीज में, जैसे यहाँ पर जाति व्यवस्था समझते हैं, भारत में जाति व्यवस्था है, ठीक है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो अब इनका ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, और ये लोग उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था उसको अलग तरीके से हर ग्रुप इन चीज़ों को अलग अलग समझते थे। तो इस चीज़ का जो उनका अनुभव था वो बिल्कुल अलग था, उनके अनुभव भी अलग थे। कहने का मतलब जो उनके प्रति व्यवहार था वो भी अलग था, और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे, ठीक है। सबकी स्वतंत्रता का मतलब सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर शूद्र कास्ट में देखी जाए तो उनकी स्वतंत्रता तो ऑब्वियसली सिर्फ, यानी कि जो स्वतंत्रता थी वो बहुत बड़े अंग्रेजों से नहीं थी, यानी कि अंग्रेजों से बाहरी ताकत से नहीं थी। उनकी तो स्वतंत्रता यहाँ के लोगों पर डिपेंड करती थी, बड़े बड़े यानी कास्टिज्म के ऊपर डिपेंड करती, जो बड़े कास्ट लोग थे, या फिर क्या कहते हैं इसमें से जो आते हैं मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, इनमें से जो बड़े बड़े क्या कहते हैं जमींदार होते हैं, तो इन लोगों के प्रति लड़ाई थी, ठीक है। तो छोटी कास्ट से क्या मतलब, लेकिन बड़े लोगों को अपनी आज़ादी चाहिए थी, छोटे लोगों को अपनी। इसी वजह से सबकी जो आज़ादी थी उसके मायने अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया गया, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए एक आंदोलन बनाया गया, खड़ा किया गया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। कहने का मतलब ये सब इकट्ठा तो थे, लेकिन जब सबके मायने अलग होंगे, सबकी बातें अलग होंगी, तो इसमें बीच में टकराव भी होता है। पहले की एक और पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, यानी कि पहले हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रवाद में, यानी क्लास अगर आप 9th में देखो तो उसको आप पढ़ चुके हो।
वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी, यानी 20वीं सेंचुरी तक पढ़ी। अब इसके आगे यहाँ पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे, यानी कि 1920 से हम आगे की नॉलेज इकट्ठा करेंगे यहाँ से, और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है जो पूरी देश में फैला हुआ था, और यहीं से एकता का भाव उत्पन्न होता है हम भारतीयों के मन में। हमें ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें समझी जाएंगी। अब ये देखो, ये क्या कहते हैं, महात्मा गांधी का आंदोलन जब हुआ था, यानी 6 अप्रैल 1919 में, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह खड़े लोगों ने, यानी कि क्या है, जुलूस पर आम बातें की थी। पहली बार इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ऐसी भीड़ इकट्ठा करने भारत में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन तब इकट्ठा की गई थी, और ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए आते हैं, अब यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आता है कि पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। ठीक है, यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर था, खिलाफत आंदोलन था, प्लस असहयोग आंदोलन था। तो ये इनके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आते हैं कि 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के नए इलाकों तक फैल गया था, यानी कि नई नई जगहों पर फैल गया था। उसमें से नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही है। नए जो संघर्ष हो रहा था जिन बीचों में, उनमें एक नए नए तरीके आ रहे थे। इनमें से बदलाव को हम कैसे समझे, उनके परिणाम क्या हुए, इनके विषय में जानते हैं। थोड़ा और जूम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। अब जब कोई विश्व युद्ध होता है, आप सोचो पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बात तो पॉलिटिक्स चेंज हो गए। ठीक है, एक एक थिंकर्स आएंगे, सोचने विचारने वाले लोग आएंगे, प्लस पैसे की भी तो लागत लगेगी। अब अमेरिका युद्ध लड़ेगा तो हथियार, गोला बारूद, इनमें से पैसे की जरूरत पड़ती है। ब्रिटेन भी लड़ रहा था, इनमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इफाजा हुआ। इफाजा का मतलब यानी कि जो बजट था, डिफेंस बजट था, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। कहने का मतलब युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। ठीक है, यहाँ पर अब कोई सरकार है कहीं, अब जैसे हमारे ही अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है और पैसे कमी हो जाएंगे तो हम लोग तो हेल्प करेंगे अपनी सरकार के। तो उसी तरह पहले के टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिफेंस के लिए खर्चे, गोला, हथियार, बारूद, खाना, सैनिकों के लिए, ये सारी चीज़ों की सुविधाओं के लिए पैसा मांगा जा रहा था। और करों की वृद्धि की, यानी टैक्स बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, यानी बॉर्डर जो शुल्क होती है वो बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया, यानी फिर से यानी कर्ज व्यवस्था ज़्यादा हो गई। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। ठीक है, यानी कि युद्ध के दौरान जो बिस्किट था, मान लो 5 रुपए का बिस्किट 10 रुपए का हो गया, ये सिचुएशन आ गई। 1913 से और 1918 के बीच में, यानी कि 5 साल के बीच में कीमतें 2 गुना हो चुकी, वही बात हुई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँवों से सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाता था। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे बाबा, यानी कि हमारे बाबा से ना कोई ट्रेनिंग लिए ना पढ़ाई लिए, बस कहें कि ये कर लो, ये इस पेड़ में चढ़ जाओ और भर्ती कर लिए। तो सेम टू सेम ये वही पीढ़ी की बात है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था इस चीज को लेकर, यानी काफी गुस्सा फैल गया था। लोग अपने बच्चों को युद्ध में नहीं भेजते थे। 1918-19 यानी 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी यानी कि अभाव पैदा हुआ, यानी खाने वाली जो फसलें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिनकी वजह से खाने की कमी हो गई। और प्लस उसी के समय क्या चालू हो गया, फ्लू एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है, ये जिसे हम प्लेग बोलते हैं। तो ये वाली बीमारी लोगों पर फैल गई। और 1921 की जनगणना के मुताबिक, यानी दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग 120 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे। सोचो इतने लोग मारे गए थे। फिर इसमें आते हैं, फिर इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबको लगा कि भाई युद्ध खत्म होगा तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। युद्ध अगर हुआ है तो उस हुई नुकसान को भरने के लिए भी काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है।
इसी समय के एक नया नेता सामने आया और उनके संघर्षों का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। ठीक है, एक नया लीडर आता है और एक नया तरीका पेश करता है। वो कौन लीडर था? वो थे गांधी जी। यहाँ पर आते हैं सत्याग्रह का विचार। कैसे? महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन को रास्ते पर चलते हुए वहां की, नीचे आते हैं, ये इमेज देख सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की इमेज है जब गांधी जी क्या कहते हैं लोगों के बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं ये। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, इसको समझते हैं ये क्या था। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में थे और वहां पर रंग भेद चलता था, यानी काले गोरे का भेद चलता है। देखो, भेद हर देश में चलता है, यानी कि जो भेदभाव वाली भावना होती, कहीं गरीबी और अमीरी का चलता है तो कहीं क्या कहते हैं काले गोरे का चलता है। कहीं जैसे हमारे यहाँ है तो कास्टिज्म सिस्टम है, यानी कि सबको डिवाइड किया गया है उनके कामों के आधार पर या उनको जाति के आधार पर। तो इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचारों में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब सच क्या है इसके विषय में ज्यादा, एक तरह से फिलॉसफी है, ये समझना थोड़ा एक फिलॉसफी माइंड होना चाहिए तभी आपको समझ में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अनन्य के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष को सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी के का विश्वास था कि जो अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के लिए एक सूत्र में बांधे। देखो, इसको फिर से मैं आपको समझा दूं, समझ में तो नहीं आया होगा। यहाँ पर अहिंसा की बात की गई है। ठीक है, अब अहिंसा की बात होती है, अहिंसा का मतलब गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो कहने का ताकत था, वो ये कहते थे कि हमेशा अपने आप में सच होना चाहिए, यानी सच से हम किसी भी चीज को जीत सकते हैं। ठीक है, सच से जीतने का मतलब ये है हमारी लड़ाई, जैसे हम कोई हमारी तरफ एक थप्पड़ मारे, हमारे गाल में एक थप्पड़ मारे, दूसरा मारिए, कब तक करेगा? वो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि शत्रु आपका बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। ठीक है, आप उसके मन में एक क्या कहते हैं भाव उत्पन्न होगा, तो उस भाव को उत्पन्न करना है, उसी को ये सत्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। और सच बोलने पर ही हम अपनी जीत कर सकते हैं। यही बात को गांधी जी की फिलॉसफी वो रेफर करते हैं लोगों के सामने बात को। फिर इसके बाद आते हैं नीचे, यहां पर क्या है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। यानी कि जब सबसे पहले भारत में गांधी जी आए तो ये चंपारण जाते, चंपारण बिहार में एक जगह पड़ती है। नील की खेती करने से वहाँ के अंग्रेजों ने परेशान कर दिया, जबरदस्ती नील खेती करवाते थे। तो इस वजह से इनका जो कर था वो 1/3 था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये कर्ज लेकर अपनी फसलें यानी कि उगा रहे थे। तो अब उसको यहाँ पर जो किसान थे उनकी हेल्प करने के लिए गांधी जाते, एक सत्याग्रह यहाँ पर चालू करते हैं। दूसरा जो सत्याग्रह चालू करते हैं, सत्याग्रह मतलब होता है आंदोलन, गुजरात के खेड़ा जिले में भी करते हैं, किसानों के लिए करते हैं। इसमें क्या है, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, यानी कि जो लगान इतनी ज्यादा ले रहे थे उसको लगान को कम लिया। लगान मतलब होता है टैक्स लेना, कर लेना। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन को चलाने पर अहमदाबाद पहुंचे। कहने का मतलब 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा, जो कारखानों में मजदूर काम करते थे, जो लेबर थे कारखानों में, तो उनके लिए भी ये आंदोलन चलाया और कहाँ, अहमदाबाद जा पहुंचे। फिर इसके बाद आते हैं, देखो ये समझने के लिए सत्य पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, तो ये उनकी विचार है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी वो आपके टॉपिक का नहीं, वो एक बैकग्राउंड समझाने के लिए है आपको। इसमें से आते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था
जिसमें से बिना किसी को सोचे समझे यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और उसमें मुकदमा नहीं चलाया जाता, FIR नहीं लिखी जाती थी और 2 साल आप बिना बिना पूछ पाछ के उसे कैद रख सकते थे। तो इसका विद्रोह भारतीयों ने किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो उसी के विषय में रॉलेट एक्ट क्या है, तो इसको अब पढ़ते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस आंदोलन को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दी पारित कर दिया गया। यानी कि ये जो बिल था बहुत जल्दी पारित किया, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं संसद में कोई बिल होता है तो उसको पारित किया जाता है, उसमें प्लस वोटिंग होती है साथ में, तब जाके पारित किया जाता है। लेकिन ये बिल था बहुत जल्दी यहाँ पर पारित किया गया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिलाया गया। महात्मा गांधी ने ऐसे अनन्यपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में शुरू होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, ठीक है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट यानी कि 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। और महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नाराजगी और अवज्ञा चाहते थे, कि अवज्ञा का मतलब होता है ना मानना। और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना, यानी कि 6 अप्रैल से ये हड़ताल के रूप में चालू होने वाला था। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्या है, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन यानी कि उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का पर दमन शुरू कर दिया, यानी कि जो राष्ट्रवादी थे उनका एक तरह से खात्मा शुरू कर दिया। और अमृतसर, ठीक है, यानी कि अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, ठीक है। और इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने ये कमान संभाली। कहने का मतलब जो 10 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में अटैक हुआ तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसमें से जनरल डायर ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और उन राष्ट्रवादी कैदियों को छुड़ाने के लिए भीड़ जाती है और इसी रॉलेट एक्ट के कानून के फेवर में होता है, यानी कि उसको यानी कि हटाने के लिए। तो ये 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में भीड़ लगती है और वहीं पर पुलिस गोली चला देती है, जिसमें से लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। चलो इसके विषय में नीचे दिया भी गया है, क्या है ये देखो यहाँ पर, यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेला में यानी शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यहाँ पता नहीं था, ठीक है। और इलाके में मार्शल लॉ, देखो मार्शल लॉ तब लागू होता है पूरे स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ धारा 144 लागू होती है, धारा 144 में 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते, इसी तरह मार्शल लॉ लागू किया गया, लेकिन इसे सेना लागू करती है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उनसे बताया गया कि वह सत्याग्रहियों को जहन, दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। फिर इसके बाद यानी कि एक दहशत लाना चाहता था जनरल डायर। अब यहाँ पर ये इमेज देखो, ये जो गली है, ठीक है, इस गली में एक ही गली थी और इसी गली में क्या कहते हैं निकलने का जो रास्ता था और इसी से इसको ब्लॉक कर दिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे।
हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। मतलब कि जैसे ये घटना घटी, लोग ये सारी चीज़ें करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। कहने का मतलब किसी तरह से इन सारे जुलूसों को ख़त्म करना चाहती थी। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, एक और उन लोगों पर कोड़े मारे गए और गाँव यानी कि गुजरवाला पंजाब पर बम बरसाए गए और हिंसा फैलाते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब जैसे ही हिंसा फैलने लगी ये सारी चीज़ें, तो महात्मा गांधी जी ने अपना जो आंदोलन था वापस ले लिया। आंदोलन कहने का मतलब कि जो इन्होंने मुहिम चलाई थी उसको वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। कहने का मतलब है ये आंदोलन बहुत बड़ा था रॉलेट, लेकिन ये गांव में नहीं पहुंचा था। इसके विषय में गांव के लोग कम जानते थे। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब था कि यानी कि हमें हिंदू और मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, यानी तुर्की में जो मुसलमानों की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी और इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे हम खलीफा बोलते हैं, ठीक है, मुसलमानों को जो एक मुख्य होता है उसको खलीफा बोलते हैं, जिसे ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी गई थी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1999 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, यानी बम्बई में एक खिलाफत समिति बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए था। ये इन्होंने यहाँ पर जो नेता लोग थे मिलकर ये अपनी बात रखते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं असहयोग ही क्यों। ठीक है, ये यहाँ पर एक मुद्दा आता है, असहयोग आंदोलन ही क्यों चुना गया। तो कहने का मतलब असहयोग आंदोलन क्यों चुना गया, तो वो देखो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी लिखते हैं 1909 में, गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन यानी भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन यानी कि ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो सहयोग का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी का साथ देना होता है। और उतनी समय जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, क्योंकि कुछ ही अंग्रेज थे। अगर गांधी जी ने कहा कि अगर हम इनका सहयोग की जगह असहयोग कर दें, असहयोग को मतलब उनका सहयोग ना दें, तो कुछ ही यानी कि दिनों में जो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों का जो यहाँ शासन व्यवस्था चल रही है उसको हम खत्म कर सकते हैं। चलिए आते हैं, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, यानी कि जो सरकार पदवी देती है, ठीक है, उसको लौटा दें। जैसे कोई पद मिल गया नौकरी में कहीं जगह, तो वो हमें त्याग देना चाहिए। सरकारी नौकरियों को सेना, पुलिस, अदालतों, विधायकी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, क्या आता है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों को सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायकी परिषद के खिलाफ होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई, यानी कि असहयोग कार्यक्रम अब चलेगा। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इनमें से किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक मुद्दों, असहयोग विचारों को किस तरह समझा, इसके विषय में हम नीचे इसमें समझेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में।
ठीक है। तो यहाँ पर ये असहयोग आंदोलन है, इसका देखो ये इमेज है, ओरिजिनल फोटो है जो उतनी समय था। इसमें क्या है देखो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था यानी कि 1922 को। विदेशी कपड़ों को पश्चिम आर्थिक एवं संस्कृत प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था, तो इनको यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कैसे कैसे हैं, ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के लिए आह्वान को स्वीकार किया, तो यानी स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए अर्थ अलग अलग थे। यानी इस असहयोग जो आंदोलन था उसको सब लोग, जो स्वराज वाला सिस्टम था, स्वराज मतलब खुद का शासन होता है, तो इसके सब लोगों के अलग अलग मतलब निकाले, ठीक है। किसी तरह जो विजन था वो कंफर्म नहीं था। शहरों में आंदोलन कैसे, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या है, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का जो असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को और या पिकेटिंग की गई, ठीक है। फिर इसके बाद और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 में 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 75 यानी 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। फिर इसमें से नीचे आते हैं। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो रही थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि जो ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों पे दिखाई देने लगे। कहने का मतलब तुम एक समय तक किसी चीज़ का बहिष्कार कर सकते हो। जैसे मान लो हम चाइनीज़ फ़ोनों का बहिष्कार करना शुरू कर दें, लेकिन कब तक, जब तक कि क्या कहते हैं भारत हमें कोई अच्छे फ़ोन बनाकर उन चाइनीज़ फ़ोनों के टक्कर के बराबर का फ़ोन नहीं देता, तब तक ही हम बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम कहीं ना कहीं फिर से चाइनीज़ प्रोडक्ट पर डिपेंड होंगे। इसी तरह ब्रिटेन में था कि हम यानी कि हम चीज़ों पर कब तक उनको बहिष्कार सकते हैं, कब तक अंग्रेज़ों का बहिष्कार कर सकते थे। अंग्रेजी शिक्षा हम लोगों पर हावी थी, ऑब्वियसली से हमें फिर से कॉलेजों पर जाना पड़े, टीचर फिर से पढ़ाने लगे, वकील फिर से वकालत करने लगे। कहने का मतलब उसी चीज़ पर हम धीरे धीरे फिर लौटने लगे, और इसके लिए हमने कोई ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार नहीं किए थे। तो मेन रीज़न इसका ये था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। यानी कि ये आंदोलन इतना बढ़िया था कि ये देहातों में भी फैला, और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। कहने के मतलब सारे आदिवासी लोग भी इस चीज़ में आ गए। अब यहाँ पर आते हैं। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान, तरह तरह के टैक्स कर लेते थे। किसानों को बेगारी करना पड़ता था। पट्टेदारी के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि वह लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जो जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई यानी धोबी की सुविधाओं भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया।
फिर इसके बाद आते हैं, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन यानी 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। कहने की जो कांग्रेस कर रही थी उतनी ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। नई नई पार्टियां बन चुकी थी, नई नई टीमें बन चुकी थी। ठीक है, 1921 में जब आंदोलन फैला तो यानी ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों को लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहराते। कहने का मतलब यह है, गांधी जी का नाम लगा के बहुत सारे काम जो कर रहे थे वो इल्लीगल थे। ठीक है, लीगल नहीं थे बल्कि इल्लीगल काम कर रहे थे। यहाँ पर आते हैं, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार कुछ और ही मतलब निकाले। ठीक है, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की यानी गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन, ठीक है, अन्य वन, इसको नीचे समझाते फिर इसके बाद ऊपर वाला आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या है, अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी जो अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना मवेशियों को चरा सकते थे, ना जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। ठीक, कहने का मतलब ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनकी परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर बेगार का मतलब होता है बेगार मजदूरी यानी दूसरे की मजदूरी करना, बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत की। उनका नेतृत्व करने वाले जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष क्या है शक्तियां हैं, जो इनमें से अल्लारू सीताराम जी थे। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे। कहने का मतलब है वो आसमान के विषय में, खगोलीय अनुमान का मतलब यही है, ठीक है, स्पेस के विषय में सही अनुमान लगा सकते थे। लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उनका कुछ नहीं कर सकती, यानी कि जो बुलेट निकलती हैं बंदूक की गोलियां भी उनका कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब इस लेवल का इनके अंदर कॉन्फिडेंस था। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों ने विश्वास था। विद्रोही जो राजू था उसके जो व्यक्तित्व थे यानी कि उससे जो उसके साथ में जो विद्रोही थे उनके साथ थे कि वह ईश्वर का अवतार है, यानी राजू अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रेरित करने का मतलब है इम्प्रेशन होता है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, यानी कि फांसी दे दी गई और राजू ने अपने लोगों के बीच क्या किया, इसने अपने लोगों के बीच, यहाँ पर आते हैं, राजू ने अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुका था। फिर इसके बाद आते हैं यानी कि बगानों में स्वराज। तो बगानों में स्वराज इसको विषय में पढ़ते हैं। इसमें से क्या है, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागवानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वो उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें से उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था आज़ादी का मतलब कि कहीं आ जा पाएँ और प्लस यानी कि अपने यानी आसपास गाँव से क्या रखें, अटैचमेंट रखें, संपर्क रखें। उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था। 1859 में यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। कहने का मतलब जो बागान में जो मजदूर कम करते थे, जो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट आता है जिसमें यह था कि बिना इजाज़त के आप बाहर नहीं जा सकते। यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, यानी विरले का मतलब हो सकता है कभी मिलती थी, नहीं मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने मतलब बुराई करने लगे। फिर इसके बाद आते हैं
उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उन्होंने लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, यानी कि उन मज़दूरों को लगता है अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब वो तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। इन कहने का मतलब था मज़दूरों के दिमाग में आ गया कि हर एक को अब क्या मिल जाएगी, ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की यानी कि हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। मतलब असहयोग आंदोलन में कहीं यानी आंदोलन जैसे मान लो कहीं दूर है तो वहाँ जाने के लिए हमें साधन भी होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ में जब हड़ताल है तो आप कहाँ पहुँच सकते हो, नहीं पहुँच सकते। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरह से पिटाई हुई, यानी मजदूरों की। ये मजदूर वो होते थे जो बाहर से यानी विदेशों से लाके यहाँ पर काम कराया जाता था उन लोगों से। फिर इन्हीं स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए यह एक ऐसे युग घोत माना जाता था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। फिर भी यानी कि इन्होंने स्वराज का मतलब ये निकाला था कि यहाँ पर सारी सुविधा ऐसा राज आएगा जहाँ पर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यानी उनके लिए किसी चीज़ का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, ना मजदूरी करनी पड़ेगी, बढ़िया आराम से बैठे बैठे खाने को मिलेगा। तो सब लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से स्वराज का मतलब निकाला था। ठीक है, तो हर जगह स्वराज का मतलब अलग अलग निकाला गया था, लेकिन इसका जो मतलब था वो गांधी जी के शब्दों में, नेहरू जी के शब्दों में भी अलग था। तो यहाँ पर आते हैं, आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। तो वे अखिल भारतीय आंदोलन में भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। भावनात्मक मतलब किसी चीज़ से इमोशनली जुड़ना होता है। जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने यानी कि जब महात्मा गांधी का नाम लेकर करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे। उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। कहने का मतलब जो ये आंदोलन था ये उनके इलाके में तक शामिल नहीं था। ये एक घटना है, ये एक घटने की तस्वीर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, इसको हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लो, ये चौरी चौरा 1922 में हुई थी इसी आंदोलन के दौरान। तो गोरखपुर में क्या हुआ कि कुछ यानी पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया जाता है। तो बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान कर दिया। कहने का मतलब असहयोग आंदोलन जो रुका था इसी कारणों की वजह से रुका था। इसमें क्या था कि कुछ पुलिस वाले जो थे वो क्या कहते हैं इसमें से मारे गए थे या उन आंदोलनकारियों के बीच टकराव होने के कारण तो आंदोलनकारियों ने चौकी में सारे पुलिस वालों को भरकर आग लगा दी थी। यानी सारे पुलिस वालों को आग से अंदर जला के मार दिया था। फिर यहाँ पर आते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। क्या आता है? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति को वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्र के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारण ये था कि विश्वव्यापी अर्थ मंदी का असर पड़ा। कहने का मतलब पूरी दुनिया में एक तरह से क्या आ गई, महंगाई आ गई। तो इसकी वजह से ये चीज़ें यानी कि असर पड़ा भारतीय यानी कि इकोनॉमी में। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी, यानी कि जो रेट था वो डाउन होने लगा और 1930 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, यानी डिमांड अब कम होने लगी। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। कहने का मतलब अब जब बेच पाओगे तभी तो आप टैक्स भर पाओगे, जब बेच ही नहीं पाओगे टैक्स कहाँ से भरोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों की भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे, यानी कि जो गाँव का इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गांव के लोगों को क्या आता है, किसानी यानी खेती करना आता है। खेती करने के अलावा उनसे आप ये क्या कहते हैं कंप्यूटर तो चलवा नहीं सकते। तो अब खेती करने के बाद जो फसल होगी उसको बेचेंगे तभी तो सरकार को टैक्स देंगे। तो ये सारी समस्या थी। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशाला का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने, और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज थे।
1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन जाओ का यानी गो बैक कमीशन के नाम से पुकारा गया। यानी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो इसका एक नारा लगा था, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, के नारे किए गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का यानी गोल मेज, ठीक है, गोल मेज लिखा है, गोल मेज का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, इस संविधान बनाने के भारत का संविधान बनाने के लिए गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, नेता लोग थे, वो संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्राट खेमा, ठीक है, इनमें से जो यंग लोग थे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का जो तेज तर्रा खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी, और क्या आते हैं यहाँ पर, जो उदारवादी का मतलब होता है लिबराइजेशन, मध्यमवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमेनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। फिर यहाँ पर आते हैं नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आपकी उसमें से क्या है कि हिस्ट्री पूरी नहीं दी गई है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में दी गई है, तो इसी वजह से टुकड़ों में आपको समझाना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है, तो इसको उतना ही समझिए, ज़्यादा अगर बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, यानी कि देश को इकट्ठा करने के लिए जो इनको एक हर देखो कोई भी चीज़ चलाने के लिए हमें एक मुद्दा चाहिए, ठीक है, किस मुद्दे के लिए आप लड़ाई लड़े, तो गांधी जी को एक बहुत बढ़िया मुद्दा दिखाई दिया, वो क्या था, नमक था। तो 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, एक पत्र लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, इनमें से कुछ सामान्य थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों को लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। तबके मतलब कहने का मतलब कुछ मांगे थी जो बिल्कुल नॉर्मल थी और कुछ मांगे थी जो यानी कि जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन लोगों की होती हैं या अरबपतियों के खिलाफ थी या उनसे जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को यानी अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नमक कर था, यानी नमक पे जो टैक्स पड़ता था, नमक कर्म को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते, कहने का मतलब जो नमक इस्तेमाल हो तो वो अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हो, इसलिए सी बात है, खाना बिना नमक के ना वो खा सकते हैं ना हम खा सकते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इज़ेदारी, ठीक है, यानी कि महत्ता, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। इस सरकारी इज़ेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहले बताया। कहने का मतलब ये बहुत गलत है जिस तरह आप नमक में क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो। महात्मा गांधी का यह मात्र एक अल्टीमेट चेतावनी थी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्व यानी कि वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती की गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर तक दूर डांडी नामक यानी कि गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वहां दांडी पहुंचे, ठीक है, जहां जगह का नाम था दांडी। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। कहने का मतलब था कि ये यहाँ पर जो उन्होंने नमक बनाना शुरू किया वो पानी को उबाला और लोगों को बताया कि नमक ऐसे बनता है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इसके बारे में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किए जाने के देश के विभिन्न भागों में। यहाँ आते हैं, ये पिक्चर है, ठीक है,
जहाँ पर हज़ारों लोग हैं। जो दांडी यात्रा के दौरान थे महात्मा गांधी के साथ, ये 78 अनुयायी थे, उतनी समय एक फ़ोटो ली गई थी जिसमें से हज़ारों लोग बाद में जुड़े। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मात्र 78 लोग थे। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक यानी कारखानों के सामान, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, प्रदर्शन किए और इसमें से प्रदर्शन किए और आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। जैसे ही आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराबों की दुकानों को यानी पिंकेटिंग होने लगी। पिंकेटिंग का मतलब होता है बंद करने होने लगी। किसानों को लगान यानी कि लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इंकार कर दिया। गाँवों के तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर यानी जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बिनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों पर घुसने लगे। यानी कि जो बहुत सारे जंगल होते हैं, जो जहाँ पर रिजर्व जंगल होते हैं, सरकारी जंगल होते हैं, तो वहाँ पर लोग घुसने लगे। लकड़ियाँ जो तोड़ने लगे, लाने लगे, क्योंकि काम तो पड़ेगा घर में, तब उतनी समय चूल्हा गैस चलता था, तो वही सब में इस्तेमाल होने लगा। तो ये सब कहीं ना कहीं कानून का एक तरह से उल्लंघन है, कानून का ना मानना था। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, इसमें से क्या है, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेता, देखो जहां पर औपनिवेशिक सरकार का मतलब होता है जो विदेश से आए लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जा रही, जो व्यापारी, औपनिवेशिक का मतलब होता है विदेशी व्यापारी, तो इसको वैसे समझो, विदेशी जो सरकार थी, ठीक है, करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी को समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र वक्तबंद गाड़ियों का और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिकाओं, भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमला किए और औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, यानी गिरफ्तार किया गया। फिर इसमें आते हैं, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया और इससे गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी ने आंदोलन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। मैंने कहने का मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें से ये यानी कि क्या कहते हैं, अटेंड करने के लिए गांधी जी जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो सत्याग्रहियों को जो अटैक करती हुई पुलिस, ये पुलिस है जो सारे लोगों को मारती है, पीटती है, तो ये सारे वहाँ 1930 की ये पिक्चर है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, इसमें से क्या है, गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुके। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यह आकार उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों ने जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, मतलब जो कांग्रेस संस्था था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति क्या पड़ गई, धीमी पड़ गई, यानी कि आंदोलन में जो जोश था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ये रिजल्ट है, यानी कि आंदोलन तो आपने शुरू किया, अब आंदोलन का रिजल्ट क्या क्या निकला उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये देखें कि सिविल यानी कि नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूहों कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। ठीक है, तो गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। फिर सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। कहने का मतलब अब टैक्स तो है, ठीक है, टैक्स मान लो जितना टैक्स ले ही रही है, लेकिन अचानक सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अब कुछ पैदा ही ना हो तो अब लोग टैक्स कैसे भरेंगे। तो कहने का मतलब ना तो सरकार टैक्स कम करने के लिए तैयार थी और ना ही उसे खत्म करने के लिए तैयार थी।
चारों तरफ असंतोष संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया और उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया। कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया और उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों को घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत ने से उनमें से हिस्सा लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर यहाँ पर आते हैं, गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो यानी कि भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। उसके लिए उन्हें कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस यानी भाड़ा विरोधी, ठीक है, भाड़ा नहीं बड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेसों के बीच संबंध जो अनिश्चित बने रहते थे। कहने का मतलब कांग्रेस में जो यानी कि रईस लोग जिसे कहते हैं जमींदार लोग भी शामिल थे। अब जब जमींदार लोग शामिल होंगे तो गरीब भी उसमें शामिल होंगे। तो गरीब कहते हैं कि इन जमींदारों से कह दो कि हमारा जो लगान है वो थोड़ा कम कर दें। इस बात को लेकर हमेशा विवाद खिंच जाता था कांग्रेस और गरीब लोगों के बीच में। यहाँ पर आते हैं, व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके। देखें चैप्टर 5 में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए यानी कि स्टॉलिंग, जो रुपए चलता स्टॉलिंग विदेशी विनिमय के अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एक व्यावसायिक कांग्रेस जिसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जिसे 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास जिसे ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में यानी कि उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल यानी कि जो नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। कहने मतलब जो पैसे जो खर्च वर्च का जो सारा काम होता था वो बड़े बड़े उद्योगपति करते थे। कांग्रेस में जो भी खर्च लगता, अब ओसली से बात है आंदोलन चलेगा तो खर्च तो लगेगा, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यावसायिक स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार एवं उद्योग निर्बंध ढंग से फल फूल सकेंगे। यहाँ पर आते हैं, गोलमेज सम्मेलन एक यानी कि विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का भी उत्साह भी मंद पड़ा गया। उन्होंने उग्र गतिविधियों का भय था, वे लंबी अशांति इनकी आशंका और कांग्रेस युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। कहने का मतलब जो व्यावसायिक लोग थे, जो क्या कहते हैं अरबपति लोग थे या जो उद्योगपति लोग थे, वो समाजवाद से डर चुके थे क्योंकि जो युवा पीढ़ी थी, जो यंग जनरेशन थी, उनके बीच जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट था बड़ी अच्छी तरह से बैठने लगा था। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। कहने का मतलब अब जो जैसे जैसे कांग्रेस के पास रईस लोग आने लगे, आंदोलन में सामने होने लगे, तो जो मजदूर लोग थे वो उनसे हटने लगे। कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों का कम वेतन व खराब कार्यस्थली के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। जो क्या हुआ, 1930 में रेलवे कामगारों की एक और 1932 में यानी गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की यानी कि टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों से फूट पड़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं,
यहाँ पर आते हैं, सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ आती थीं। उन्होंने जुलूस में भी हिस्से लिया और नमक बनाया। कहने का मतलब है यहाँ औरतों की, ये उस समय की बात है जब कभी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तब ये औरतें गांधी जी की बातें सुनने के लिए यानी कि आती थीं। अब यहाँ पर है, राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थीं। ठीक, जो राष्ट्रव्यापी यानी देश के हित में जो भी सारी चीज़ें थी उसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन में औरतें भी शामिल थीं, सिर्फ पुरुष नहीं थे। यहाँ पर आते हैं, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों में पिकेटिंग की बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं। कहने का मतलब शहर में जो महिलाएं होती थी वो ऊंची जाति की रहती थी। ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपनाना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने लगा था। कहने का मतलब ये है कि इससे गांधी वो जो औरतों की, लेडीज़ों की या वुमेन्स की लाइफ में कोई उस तरह का बदलाव नहीं आया जिससे उनकी आ रही जो हमेशा से पीढ़ियों से चली आ रही जो यानी कि अवमानना थी उसको माना जाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ राष्ट्र तक ही सीमित था। गांधी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हे चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वहन करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को ज़्यादा जगह देने से हिचकिचा रही थी। कहने का मतलब कांग्रेस भी चाहती थी कहीं ना कहीं औरतों का काम सिर्फ घर को संभालना ही था। फिर इसके बाद आते हैं, अब इसमें से क्या है, सविनय अवज्ञाओं की सीमा क्या थी। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त धारणा को प्रभावित नहीं थे। ऐसे ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी संवर्ण हिंदू सनातियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। यानी कहने वाला छुआछूत को जब तक हम नहीं खत्म करेंगे तब तक यहाँ पर स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। किसने बताया? गांधी जी ने। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद को शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आवाहन किया और अपने हृदय परिवर्तन किया। और अस्पृश्यता को, पाप को छोड़ो, लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी और परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगत केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है जो उनकी स्थिति हो वो सिर्फ राजनीतिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी यानी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती जहां उनके संगठन क्या थे, काफ़ी मजबूत थे। यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग यानी एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सवाल पर दूसरे गोल में सम्मेलन महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। यानी कि जो दूसरा राउंड टेबल था जहाँ पर ब्रिटेन में बुलाया गया था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये काफ़ी विवाद का मुद्दा बना रहा। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। कहने का मतलब जब यानी दलितों की मांग मानी जा रही थी तभी यही वो गांधी थे जिन्होंने किस में बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। और उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। इससे दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जातियों के नाम से जाना गया, उन्होंने प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब उनको आरक्षण मिलने लगा। फिर उनके लिए मतदान समान यानी आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन यानी कि हर चीज़ में क्या है कि यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दों पर उन्हें यानी कि छोड़कर बाकी जैसे स्कूल है, कॉलेजें हैं, इन सारी चीज़ों में क्या मिलने लगा, रिजर्वेशन मिलने लगा। फिर भी दलितों आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को यानी कि शंका की दृष्टि से ही देखता रहा।
भारत में कुछ समय मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखाई देने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय क्या हो गए, टकराव हो गए। कहने का मतलब अब अंग्रेजों का यहाँ जो षड्यंत्र था वो पूरी तरह से चलने लगा। चलने का मतलब यहाँ ये है, कह सकते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम अब सारे भारतीय आपस में ही लड़ने लगे। फिर इसके समुदायों के बीच यानी फासला बढ़ता गया। अब धीरे धीरे दूरियां भी बढ़। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधियों के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग, ये यहाँ पर एक फोटो है, ये आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ये सेवाग्राम आश्रम की एक पिक्चर है, जो ओरिजिनल पिक्चर है। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है कि नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में रिजर्वेशन सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात पर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार। कहने का मतलब है कि जहाँ पर जैसे मान लो जहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान हैं तो वहाँ पर जो हमेशा चुनाव में खड़े हों वो मुस्लिम ही खड़े हों। कहने का मतलब ये था। प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस यानी कि मुहासिब चल रहा था। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी यानी कि संभावनाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर इसके बाद आते हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस के जो कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं, ये एक यानी कि लेटर है तो उसके विषय में है, बाकी ये उतना खास नहीं है, ये आपको पढ़ा दे। सामूहिक अपनेपन की भावना, ठीक है। सामूहिक अपनेपन की भावना तो क्या क्या है, ये एक पिक्चर दी गई है, तो वैसे फोटो है, बाल गंगाधर तिलक जी की फोटो है, जो 20वीं यानी कि सदी की शुरू में ली गई तस्वीर है, यानी कि एक तरह से पेंटिंग है, ये फोटो नहीं है, बनाई गई पेंटिंग है, तो उसकी है। तो यहाँ पर आते हैं, इसमें से क्या है, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों या भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूह ने सामाजिक अपनेपन की भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संघर्षों के चलते पैदा हुई। इनके अलावा बहुत सारी संस्कृति प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास के वे साहित्यिक, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। फिर इसके बाद आते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र को पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, ठीक है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सेंचुरी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि का निर्माण आरंभ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को खूब गाया गया था। स्वदेश आंदोलन की प्रेरणा में से अविनाश टैगोर, ठीक है, भारत माता की विख्याति छवि को चित्रित किया था। जो अविनाश टैगोर जी थे, इन्होंने पहली बार भारत माँ की चित्र बनाया था, पेंटिंग बनाई थी, और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों पर उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे। इसके बाद आपको तस्वीर दिखा दें,
तो भारत माता की छवि विविध रूप धारण करती गई और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं से पुनर्जीवित करने के आंदोलन के भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिरकार में राष्ट्रवादियों ने यानी भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने लगी। भाटों मतलब एक कास्ट होती है जो गाना यानी कि जो गाते हैं, मांग गाकर जो सड़कों रेलवे इस जगह मांगते हैं और उनको पैसा मिलता है। जैसे जो कुछ लोग गाना गा गा कर पैसा नहीं मांगते, उन्हें भाट बोलते हैं। लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों के जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और यानी क्या दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपनाने, अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद को रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक कथा गीत और बाल गीत में क्या मिथकों में, ठीक है। ये एक सन्यासी है, तो ये एक पहली बार जो भारत माता की इमेज बनाई गई थी, ऐसी इमेज बनाई गई थी। चलिए आते हैं नीचे। ये जवाहरलाल जी की पेंटिंग है जो इसमें से बनाई गई है। फिर इसके बाद आते हैं, फिर बीच में धीरे धीरे ये छवि ऐसे बनती चली गई। तो यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं, मिथकों को इकट्ठित करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री यानी कि फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्यिक होती हैं और यह लोगों का असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय क्या होती है, यानी कि विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने लगे और उनमें से राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस आंदोलन के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरा पीला लाल तैयार किया गया और इसमें से ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं के व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद हरा लाल था। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे यानी कि चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की जो नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोगों थे, वे अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वस्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून और दर्शन, यानी दर्शन का मतलब फिलॉसफी होती है, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इससे राष्ट्रवादी इतिहास के पाठकों में अतीत में भारत की महानता, उपलब्धियां और गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष और मार्ग अपनाने का आह्वान किया। कहने का मतलब, अब इसको आपको पूरा सारांश बताते हैं। देखो, इसमें कहने का मतलब है जो हम अपनी पुरानी संस्कृति थी, ठीक है, पुरानी संस्कृति को अब हम क्या करने लगे, सामूहिक और अपनेपन की भावना तभी पनपती है जब हमने कुछ काम किया हो, कुछ ऐसा फील होता हो जिससे उसके क्या इतिहास में गर्व किया जाए। तो अब जो जितने राइटर थे वो अपनेपन, जो वेद निकल रहे थे, जो फिलॉसफी थी, जो पोएट्रीज थी, जो बुक्स थी, रामायण महाभारत, ऐसे जैसे जो महाकाव्य थे, इनके विषय में अपनेपन की भावना और हिंदुत्व जगाने लगे थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जिससे राष्ट्रवाद की भावना निकलने लगी। अब यहाँ पर आते हैं, छवियों का सार लिया जा रहा था। वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए उन्हें अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस कर रहे थे। ये था, यहाँ तक चैप्टर आपका खत्म हो गया। थोड़ा सा यानी कि आपको सारांश बताते हैं, क्या आपको यहाँ पूरे चैप्टर में क्या समझे, क्या सीखे। जैसे आप पढ़ते पढ़ते बचली से भूल चुके होंगे हमने क्या पढ़ा, लेकिन यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टकट करके आपको समझा सकते हैं। कैसे, निष्कर्ष क्या निकला, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब निकला, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। इसको जूम करते हैं और पढ़ते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर है, अंग्रेज सरकार के खिलाफत बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों, ठीक है,
को स्वतंत्रता को साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों को असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था जिससे भाई देश आज़ाद हो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के लिए आपको माहौल बनाने की जरूरत होती है। सेम टू सेम कांग्रेस ने इसमें देश को आज़ाद कराने का एक माहौल तैयार किया। यहाँ पर उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इन आंदोलन में हिस्से लेने वाले विभिन्न समूहों और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षा के साथ हिस्सा ले रहे थे। कहने मतलब सबकी भावना अलग थी। यानी कोई देश को आज़ाद कराने के लिए हिस्सा ले रहा था, कोई हिस्सा ले रहा था कि क्या कहते मेरा यानी कर माफ़ हो, कोई हिस्सा ले रहा था मैं यहाँ व्यापार में छूट मिल जाए। कोई सब लोग अपने अपने मन से इच्छा में यहाँ पर भारत को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस से जुड़ रहे थे। कहने का मतलब ये है सबकी अपनी अलग अलग क्या थी, डिमांडिंग थी, इस तरह कह सकते हैं। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कहने का मतलब आंदोलन हमेशा इकट्ठा होकर नहीं चलता था, बिखराव आ जाता, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कोई हमारे आंदोलन से छूटा ना रह जाए, सबको जोड़ने की कोशिश करते थे। कांग्रेस की सहकर्मी और राष्ट्रीय एकता के यानी शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते हैं। संक्षेप में अगर देखें तो राष्ट्र उभर रहा था, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में देखें तो हमारा जो देश था वो उभर रहा था। वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, ठीक है, यानी मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर ने आप ये समझे कि देखो भारत में राष्ट्रवाद तो घुस चुका था, अब लोगों के मन में एक भावना आ गई थी कि अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी। अब वो आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से लेनी है, और यहाँ पर जो आज़ादी हमें दिला भी सकते हैं तो वो कौन दिला सकता है, वो सिर्फ कांग्रेस दिला सकता है। ये पूरे भारत के हर व्यक्ति के दिल में ये बात बैठ चुकी थी। ये एक पिक्चर है, और इस पिक्चर में आप देखो तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस निकला था, तो ये वहीं की पिक्चर है भारत छोड़ो आंदोलन की। ये थोड़ा क्लिप्स है, बाकी यहाँ से आपको चैप्टर खत्म। मैंने आपको यहाँ से बुक को रीड किया है, कुछ जो चीज़ स्टेप आपको टफ थे वो आपको समझाया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।